Assalamualaikum and welcome back my dear students. Today we are going to start the second part of colorimetry. Second part में हम देखने जा रहे हैं types of colorimetry, control potential colorimetry and control current colorimetry. So let's start without wasting our time. कोलोमेट्री एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है जिसे यूज़ किया जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए. दिस इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कोलोमेट्री जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. लेट वी गो फॉरवर्ड एंड सी द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ कोलोमेट्री. Important to note that the technique of electrolysis in which an analyte is completely oxidized or reduced or completely reacts with a reagent generated at a working electrode is called colorimetry. कि colorimetry एक electrolysis की ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, एनालाइट को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवाया जाता है. किस तरह से ये प्रोसेस होता है ये सब हम आगे देखेंगे. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत कोलोमेट्री की टाइप्स के बारे में बता दिया था कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री की दो टाइप्स हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री की वो टाइप है जिसमें कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. So control potential colorimetry is a technique in which we apply a constant potential to electrochemical cell is called control potential colorimetry. And the second control current colorimetry, the technique in which we pass a constant current through the electrochemical cell is called control current colorimetry. In this video we will discuss full explanation of these two types. इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंट्रोल पोटेंशियल और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री के अबाउट. सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री की एक्सप्लेनेशन और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री की एक्सप्लेनेशन करना जो है वो आसान हो जाए, ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ. डू यू नो माई डियर स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है. जो भी हमारे सोल्यूशन में एनालाइट होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है. उसके बाद चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, आई मीन टू से फ्रॉम एनोड टू कैथोड. तो ये जो चार्जेस होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एनालाइट के. जितना ज़्यादा एनालाइट होगा उतने ज़्यादा चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और ये फ्लो करेंगे एनोड टू कैथोड. इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगी. इसे हम फैराडे की लॉ से कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू NF/Na. यहाँ पर N जो है, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ एनालाइट, कि एक मोल ऑफ एनालाइट कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. F इज़ द फैराडेज कांस्टेंट, यू नो इट्स वैल्यू इज़ 96487 कूलम पर मोल. एंड स्मॉल Na इज़ द मोल्स ऑफ एनालाइट. स्मॉल Na क्या है, ये हमारे एनालाइट के मोल्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है. यू नो डियर स्टूडेंट्स, कूलम इज़ इक्विवेलेंट टू एम्पियर पर सेकेंड एंड वी ऑल्सो रिप्रेजेंट करंट इन एम्पियर. कूलम इज़ इक्वल टू एम्पियर पर सेकेंड. जो भी हमारा करंट पास होगा उसे हम इस इक्वेशन से राइट कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू IT. यहाँ पर T जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस टाइम इन कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री एंड द करंट वेरीज विद टाइम. करंट क्या करता है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करता है. देन टोटल चार्ज इज गिवन एज Q इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to T IT dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन कोलोमेट्री वी मॉनिटर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कोलोमेट्री में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो वेरी करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. करंट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम. हम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू IT और इक्वेशन नंबर 2 दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to T IT dt. हम इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं
टू कैलकुलेट द चार्ज के कितना चार्ज है, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मीन्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमें टोटल चार्ज का पता होगा तो फिर हम इक्वेशन ए दैट इज Q इज इक्वल टू NFNA, इसे यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एनालाइट के मतलब मोल्स की हमें एक्यूरेट अमाउंट पता होगी तो क्या होगा, करंट मस्ट बी यूज टू ऑक्सीडाइज, ऑल द करंट मस्ट बी यूज टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस द एनालाइट। तो इससे हमें क्या होगा कि एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलेंगी और तमाम का तमाम करंट हमारे एनालाइट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने में काम आएगा, ना कि हमारी जो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ होंगी उन वहाँ पर सर्व होगा, ठीक है, वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। सो अगर ऐसा होता है कि हमारी इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ जो हैं वो भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाती हैं तो 100% करंट एफिशिएंसी नहीं मिलती। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से इस चीज़ की अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी। हम मज़ीद अब आगे डिस्कस करेंगे जब इन डिटेल कंट्रोल पोटेंशियल और कंट्रोल करंट कोलोमेट्री को, तो वहाँ पर आपको मज़ीद पता चलेगा कि कैसे इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ आके मतलब वो भी आके इंटरफेयर करती हैं और वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाती हैं, इससे 100% करंट एफिशिएंसी जो है वो हमें हासिल नहीं होती। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि कोलोमीटर रिक्वायर 100% करंट एफिशिएंसी और एन एक्यूरेटली मेजर्ड करंट एफिशिएंसी एस्टैब्लिश्ड यूजिंग अ स्टैंडर्ड फैक्टर दैट वी मस्ट बी कंसीडर व्हेन डिज़ाइनिंग अ कोलोमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी हम कोलोमेट्रिक मेथड जो है इनमें से कोई भी कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री का मेथड यूज़ कर रहे हैं या कंट्रोल करंट कोलोमेट्री का मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमें अपना जो मेथड है उसे वेल डिज़ाइन कर लेना चाहिए ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ जो हैं वो मिल सकें। So these are some important terms that we must have to understand before going into full explanation of control current colorimetry and control potential colorimetry. So let we read them. After that we will start the explanation of control potential colorimetry and control current colorimetry. First of all, we have discussed the second definition of colorimetry. This was the technique of electrolysis in which an analyte is completely oxidized or reduced or completely reacts with the reagents generated at a working electrode is called colorimetry. After that, we have discussed the types of colorimetry. There are two types of colorimetry. First one, control potential colorimetry. This is the technique in which we apply a constant potential to the electrochemical cell. And the second is control current colorimetry, technique in which we pass a constant current through the electrochemical cell. After that, we have read some important terms about the control current colorimetry and control potential colorimetry. During an electrolysis, the total charge Q in coulombs passing through the electrochemical cell is proportional to the absolute amount of analyte that is given by the Faraday's law. Q is equal to NFNA, and this equation name is equation A, where N is the number of electrons per mole of analyte, F is Faraday's constant, its value is 96487 coulomb per mole, and small na is the moles of analyte. A coulomb is equivalent to ampere per second. Thus, when passing a constant current I, then total charge is Q is equal to IT, and this equation is equation number 1, where T is electrolysis time in control potential colorimetry. The current varies with time, then total charge is given as Q is equal to sine of integration 0 to T IT dt, and we name this equation number 2. In colorimetry, we monitor current as a function of time, and we use either equation 1 or equation 2 to calculate Q. Knowing the total charge, we then use equation A to determine the moles of analyte. To obtain an accurate value for Na, all the current must be used to oxidize or reduce the analyte. In other words, colorimeter require 100% current efficiency or current or an accurately measured current efficiency established using a standard factor that we must be considered when designing a colorimetric method of analysis. Now we are going to start the full explanation of control potential colorimetry.
Okay, my dear students, so let's start full explanation on control potential colorimetry. I think my students are really ready to understand control potential colorimetry विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री की ऐसी टाइप है जिसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर कंट्रोल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, ये वाकई ही बहुत अच्छी टेक्निक है. हम इससे 100% करंट एफिशिएंसी को इंश्योर करवा सकते हैं अपने वर्किंग इलेक्ट्रोड पर कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करके. अब कांस्टेंट पोटेंशियल हमने ऐसे अप्लाई करना है कि हमारी जो एनालाइट है वो बस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, ना कि हमारी इंटरफेयरिंग स्पीशीज उसमें पार्टिसिपेट कर जाएं. अगर हम ऐसा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कि एनालाइट तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, लेकिन साथ साथ वो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ को भी, मतलब सोल्यूशन में मौजूद अदर सब्सटेंसेस को भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करवा रहा है, तो इससे हम बिल्कुल 100% करंट एफिशिएंसी फाइंड नहीं कर सकते. जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है ये प्रोग्रेस करता है तो क्या होता है, एनालाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और इसी तरह करंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ होती है. तो इसे हम एक ग्राफ की हेल्प से उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. ग्राफ में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर करंट को रखते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रखते हैं. यहाँ हम इक्वेशन नंबर 2 जो कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, that is q is equal to sine of integration 0 to te is after that it dt. So this is equation 2 है ना, ये इक्वेशन 2 ही है ना जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी. इस इक्वेशन 2 की हेल्प से हम करंट वर्सेस टाइम की प्रोफाइल जो है उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. अच्छा, इंटीग्रेटिंग द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम इक्वेशन 2 t इज़ इक्वल टू 0 टू t इज़ इक्वल टू टी, इससे हमें क्या होगा कि हमें टोटल चार्ज की वैल्यू जो है उसका पता चल जाएगा. सो लेट वी टेक रीडिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड. The 100% current efficiency is ensured by holding the working electrode at a constant potential in such a way that the analyte react completely without oxidizing or reducing an interfering species continuously. As electrolysis progresses, the analyte's concentration decreases, as does the current. The resulting current versus time profile for a control potential colorimetry is shown in the figure. Integrating the area under the curve from equation 2, t is equal to 0, t is equal to te gives the total charge. So this was the control potential colorimetry. Now dear students, हमें पता चल गया कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड द 100% करंट एफिशिएंसी और टू क्वांटिफाई द concentration of current. Okay dear students, now we have to discuss the experimental parameters and instrumentation needed to develop a control potential colorimetric analysis. So first of all we will discuss the एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स में सबसे पहले जो आता है दैट इज़ द सेलेक्टिंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल, के हमने कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है. चलें जी, इसे डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एनालाइट के लिए अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने कांस्टेंट पोटेंशियल की सिलेक्शन कैसे करनी है इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कॉपर, और कॉपर की हमने रिडक्शन करवानी है. और यहाँ पर वर्किंग इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ यूँ होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और Cu कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है इसे हम लैडर डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं. दिस इज़ द लैडर डायग्राम. और यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ भी हैं और हमारे पास कॉपर Cu+2 भी है. तो इसे हमने क्या करवाना है, इसकी रिडक्शन करवानी है. तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉपर क्या है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज़ 0.342 से नेगेटिव और 0.000 वोल्ट से पॉजिटिव है. मींस के अगर हम अपने कॉपर की रिडक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा पोटेंशियल होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल जो कि हमने अप्लाई करना है अपने वर्किंग इलेक्ट्रोड पर, वो 0.00V, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ये 0.00V.
इससे ज़्यादा और 0.0342 से कम होना चाहिए। अगर हम अपने पोटेंशियल को कर देते हैं 0.342 से अबव बढ़ा देते हैं तो हमारा यहाँ पे H3O पॉजिटिव जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मतलब उससे कम कर देते हैं, उससे नेगेटिव कर देते हैं, 0.00V से नेगेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इससे हमें 100% करंट एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए क्या करना होता है हमने कि ऐसा पोटेंशियल डेवलप करना होता है कि एनालाइट ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, जिसकी एनालिसिस हम करवा रहे हैं, ना कि इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती रहे। फ्रॉम लैडर डायग्राम वी नो दैट अबव रिएक्शन इज फेवर्ड व्हेन द वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन 0.342 वोल्ट वर्सेस द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. To ensure 100% current efficiency, however, the potential must be sufficiently more than 0.00V so that the reduction of H3O positive to H2 does not contribute significantly to the total current flowing through the electrochemical cell. Okay dear students, इसके लिए ये जो above reaction था, इसके लिए हम मतलब उसकी एस्टिमेशन के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन टू एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल फॉर क्वांटिटेटिवली रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. तो यहाँ पर क्या होगा, हम अपनी नॉन्स्ट इक्वेशन में अपने एनालाइट की वैल्यूज़ पुट करेंगे. यहाँ एनालाइट क्या था, कॉपर था, दैट इज़ Cu+2. इसकी रिडक्शन हो रही थी और किस में कन्वर्ट हो रहा था, Cu में. सो यहाँ हम लिखेंगे E is equal to E standard Cu+2 over Cu minus 0.0592 over 2 log 1 over Cu positive, and this is equation number 3. So why we are using the concentration of Cu+2 in equation 3 instead of its activity? Actually dear students, in potentiometry we write the nonst equation using activity because we use electrode potential or EMF of the cell to determine the amount of analyte in the sample. Here we are using nonst equation to design the analysis. The amount of analyte is given by the total charge, not by the applied potential. यहाँ पे analyte की जो amount है वो total charge में बताई जाती है, ना कि जो उस पर अप्लाइड पोटेंशियल है उसमें. सो इफ़ वी डिफाइन अ क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस एज इन विच वी रिड्यूस 99.99% ऑफ कॉपर Cu2 पॉजिटिव टू Cu, मतलब हमारा एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है और Cu हमारी जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव उसकी 99.99% क्या हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है. Cu2 पॉजिटिव किस में हो रहा है, कन्वर्ट Cu में. तो कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव एट TE, मतलब एक तो टाइम हमारा इनिशियल टाइम था दैट इज़ T0 और टाइम TE पे उसकी कितनी वैल्यू बचेगी, दैट इज़ Cu2 पॉजिटिव इज़ इक्वल टू, यहाँ पे TE लिखेंगे साथ में, इज़ इक्वल टू 0.001 ओवर मल्टीप्लाई बाय Cu2 पॉजिटिव. और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4, वेयर Cu2 पॉजिटिव TE इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इन द सैम्पल. Substituting equation 4 into equation 3 allows us to calculate the desired potential. हम अपनी equation 4 को equation 3 में जैसे ही सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यूज़ कुछ ऐसे मिल जाएंगे. बाकी सारी वैल्यू वैसे ही होगी इक्वेशन नंबर 3 के जैसी, बस यहाँ पर जो हमने इक्वेशन नंबर 4 में न्यू वैल्यू डिराइव किया दैट इज़ 0.0001 और साथ में वही मल्टीप्लाई बाय Cu. सो इक्वेशन नंबर 5 इज़ E इज़ इक्वल टू E स्टैंडर्ड Cu2 positive over Cu minus 0.0592 over 2 log 1 over 0.0001 multiply by Cu2 positive, and this is equation number 5. अगर हमारे Cu2 पॉजिटिव की इनिशियल कंसनट्रेशन है 1.00 मल्टीप्लाई 10 to raise पर -4 m, तो फॉर एग्जांपल देन वर्किंग इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो 0.105 से नेगेटिव होगा टू क्वांटिटेटिवली रिड्यूस Cu2 पॉजिटिव टू Cu. नोट दैट एट दिस पोटेंशियल H3O पॉजिटिव इज़ नॉट रिड्यूस टू H2, मेंटेनिंग 100% करंट एफिशिएंसी. लेट वी गो फॉरवर्ड एंड
Discuss the second and the most important factor of control potential colorimetry, that is minimizing electrolysis time. In simple word dear students, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो अगर करंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो उससे हमें नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? वो ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो भी स्लो होता चला जाएगा और मुमकिन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस स्टॉप हो जाए। तो हमें क्या करना है कि जो टाइम है ना उसे मिनिमाइज़ करना है, मतलब थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा काम करवा सकें। तो उसके लिए आप 3 चीज़ें याद रखिए। एक तो हमारे यहाँ पे के जो है रेट कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना कम टाइम रिक्वायर होगा एनालिसिस के लिए। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में, वर्किंग इलेक्ट्रोड, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए और स्टीयरिंग इफ़ेक्ट भी इस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मींस यहाँ पर अगर हमारा सोल्यूशन स्टीयर कर रहा है तो मतलब सोल्यूशन कंटिन्यूसली हिल रहा है तो स्टीयरिंग हो रही है वहाँ पे, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, टाइम जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ये बिल्कुल ही आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी वर्डिंग इसमें है और कुछ इक्वेशंस नज़र आ रही हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट वी टेक रीडिंग। मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस टाइम इन कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री द करंट डिक्रीजेज ओवर टाइम. As a result, the rate of electrolysis becomes slower and an exhaustive electrolysis of the analyte may require a long time. Because time is an important consideration when choosing and designing analytical method, we need to consider the factors affecting the analysis time. We can approximate the change in current as a function of time in figure above by an experimental decay. Thus, the current at a time t is I is equal to I naught e to raise power minus kt, and this is equation number 6, where I naught is the current at t is equal to 0 and k is the rate constant that is directly proportional to the area of the working electrode. के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, जो हमारे वर्किंग इलेक्ट्रोड का एरिया है। सो जितना ज़्यादा एरिया होगा रिएक्शन उतना स्पीडली होगा और रिएक्शन को स्पेस मिलेगी, तो उससे भी टाइम को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, K is the rate constant that is directly proportional to the area of the working electrode and the rate of steering. यही स्टीयरिंग जिसकी बात मैंने आपको पहले बताई कि अगर हमारा सोल्यूशन स्टीयर कर रहा होगा तो उससे भी रिएक्शन फास्टली होगा और मिनिमम टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. For an exclusive electrolysis in which we oxidize or reduce 99% of the analyte, the current at the end of the analysis TE is I is less than or equal 0.0001 multiplied by I naught, and this is equation number 7. Substituting equation 7 into equation 6 and solving TE gives the minimum time for an exhaustive electrolysis as TE is equal to minus 1 over K ln into 0.0001 is equal to minus 9.21 over K. From this equation, we see that a larger value for K reduces the analysis time. For this reason, we usually carry out control potential colorimetric analysis in small volume of electrochemical cell using an electrode with a large surface area and with a high steering rate. A quantitative electrolysis typically requires approximately 30 to 60 minutes, although shorter or longer time are possible. मतलब कि हमारे जो कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 मिनट का टाइम रिक्वायर हो सकता है, मज़ीद इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है. सो दिस वाज द कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्रिक सेकंड फैक्टर, minimizing the current. Okay, now we are going to discuss the instrumentation of control potential colorimetry. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कोलोमेट्री की फुल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बता चुकी हूँ. सो अभी हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ये बिल्कुल आपके लिए न्यू नहीं होंगी और आपको इन्हें समझना भी आसान होगा. सो लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री.
but after that we have to take a short break. I think we are continuously studying, so break is essential for us. So let's see the instrumentation of control potential colorimetry. बेसिकली 3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टेट को यूज़ किया जाता है टू सेट द पोटेंशियल इन कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री। सबसे पहले होता है जी हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के यूज़ होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि हमारा एनालाइट किस किस्म का है और हम किस तरह की स्पीशीज़ की एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं। तो एक तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, सिलिंड्रिकल प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, और जो कि प्लाटिनम गाज से मिलकर बना होता है। और सेकंड जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो होता है मरकरी पूल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो ज़रूरत के तहत हम इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है तो हम मरकरी पूल इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। और अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए हम अपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जो कि प्लैटिनम गाज से मिलकर बना है, इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जो कि प्लैटिनम वायर से मिलकर बना होता है और इसे सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए एनालिटिकल सोल्यूशन से सेपरेट रखा जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एनालाइट फ्रॉम इंटरफेयरिंग स्पीशीज़। अच्छा जी, और यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है दैट इज़ द सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, या फिर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को भी यूज़ किया जा सकता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। So these are the types of electrodes that we use in control potential colorimetry. Another essential instrumental need for control potential colorimetry is a means for determining the total charge. अब total charge को मालूम करने के लिए हमें किसी न किसी मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर करंट को रखा जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इस कर्व के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं टोटल चार्ज। उसके अलावा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स कल यूज़ किए जा रहे हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन टू मॉनिटर अ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टोटल चार्ज एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रीड डायरेक्टली फ्रॉम द डिजिटल रीड आउट। सो दिस वाज द कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री एंड वी हैव completed all the explanations about control potential colorimetry. Now we have to discuss the second type of colorimetry. Let's start discussion on control current colorimetry, but before that we will take a very short break. After a short break we will start discussion on control current colorimetry. Control current colorimetry is the second approach of colorimetric techniques. Control current colorimetry produces the current versus time profile as shown in the figure. डियर स्टूडेंट्स, दो एडवांटेजेस हैं हमारे कंट्रोल करंट कोलोमेट्री के ओवर कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एनालिसिस टाइम शॉर्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट जो है वो डिक्रीज़ नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम। कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में क्या हो रहा था कि करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एनालिसिस टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा जो करंट की कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ नहीं होती। सेकंड बेनिफिट हमारी कंट्रोल करंट कोलोमेट्री का वो ये है कि टिपिकल एनालिसिस टाइम फॉर कंट्रोल करंट कोलोमेट्री इज़ लेस देन 2 मिनट। 1 मिनट से भी कम वक्त में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जबकि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री जो है वो 30 to 60 मिनट ले रही थी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। So these are the two advantages of control current colorimetry over control potential colorimetry. टोटल चार्ज की बात की जाए यहाँ पे, तो टोटल चार्ज प्रोडक्ट होता है हमारे करंट और टाइम का। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हम कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री में क्या कर रहे थे, Q इज़ इक्वल टू आई टी की जो इक्वेशन थी उसे इंटीग्रेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमारा करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी चेंजेस नहीं होती, बहुत जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो देयर इज़ नो नीड टू इंटीग्रेट द करंट टाइम कर्व। सो लेट वी टेक अ रीडिंग
of control current colorimetry. A second approach to colorimetry is to use a constant current in place of constant potential, which produces the current versus time profile as shown in the figure. Here time is on x-axis, t is equal to Te, and current is on y-axis, and equation Q is equal to It. Control current colorimetry has two advantages over control potential colorimetry. The analysis time is shorter because the current does not decreases over time. A typical analysis time for control current colorimetry is less than 2 minutes compared to approximately 30 to 60 minutes for control potential colorimetry. Because the total charge is simply the product of current and time, there is no need to integrate the current time curve. Let's see the problems that take place in control current colorimetry. First problem is that during electrolysis, analyte's concentration and therefore the current due to the oxidation or reduction continuously decreases. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनालाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से करंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ होती है। तो हमें कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखने के लिए ऐसा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है कि हमारे जो एनालाइट है उसी की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ना कि बाकी कोई इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वहाँ पे टेक प्लेस हो जाए। क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी कोई इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है तो उससे क्या होता है कि 100% करंट एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। सो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें एक प्रॉपर जो मेथड है वो डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है ताकि कोई सेकेंडरी रिएक्शन जो है वो आके पार्टिसिपेट ना कर जाए हमारे एनालाइट की रिएक्शन में और करंट की एफिशिएंसी जो है वो कम ना हो जाए। सेकंड प्रॉब्लम होती है वी नीड अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट। हमें एंड पॉइंट जो है मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, रिएक्शन का एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर मेथड की ज़रूरत होती है। क्योंकि कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाती है, एनालाइट की इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू रहती है। तो हमें प्रॉपर एंड, क्योंकि वो जो बाकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है वो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है, जिससे 100% करंट एफिशिएंसी नहीं बताई जा सकती। सो इसे फाइंड करने के लिए हमें एक प्रॉपर मेथड की ज़रूरत होती है ताकि हमें पता चल सके कि किस टाइम पर हमारे एनालाइट जिसके एनालिसिस की जा रही है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गई है, ताकि 100% करंट एफिशिएंसी की रीडिंग्स बताई जा सकें। सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स। द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, मेंटेनिंग करंट एफिशिएंसी। करंट की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम सीरियम Ce+3 जैसे स्पीशी को यूज़ कर सकते हैं, अपने सोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं, जिससे करंट की एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रह सकती है और मतलब 100% करंट एफिशिएंसी फाइंड की जा सकती है। Cerium+3 को मेडिएटर भी कहा जाता है। मेंटेनिंग का करंट एफिशिएंसी स्पीशीज सच एज अ Cerium+3 विच इज़ यूज टू मेंटेन 100% करंट एफिशिएंसी एंड इज कॉल्ड एज अ मेडिएटर। द सोल्यूशन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन, कि हमें रिएक्शन के एंड पॉइंट का नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए क्या है कि इन सिंपल वर्ड्स फिरोइन जैसे स्पीशीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सिमिलर टू रिडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ पर फिरोइन को यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही हमारे एनालाइट की इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस और रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमारा सोल्यूशन जो है वो रेड टू ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हम Fe2 पॉजिटिव की एनालिसिस करवा रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एंड पॉइंट मेथड नहीं है तो क्या होगा कि कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, मींस वहाँ पे इंटरफेरेंस स्पीशीज़ की भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती रहती है। तो इसलिए हमें किसी प्रॉपर स्पीशी की ज़रूरत होती है, किसी प्रॉपर मेथड की ज़रूरत होती है। तो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन के जैसा मेथड है जिसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर फिरोइन को यूज़ किया जाता है और उसकी हेल्प से हम एंड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। Let's see the instrumentation of control current colorimetry. डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड वन इज़ द काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन से सेपरेट रखा जाता है और इसे सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसे सोल्यूशन से सेपरेट रखने का मकसद यही होता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस स्पीशीज़ काउंटर इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट ना कर पाएँ। ठीक है। अच्छा, तो वर्किंग इलेक्ट्रोड की बात हो रही थी। वर्किंग इलेक्ट्रोड स्टूडेंट से जनरेटर इलेक्ट्रोड भी इसे कहा जाता है। क्यों जनरेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
अल्टरनेटिवली डियर स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्टिवली डिलीवर किए जाते हैं अपने एनालिटिकल सोल्यूशन को। फॉर एग्जांपल हम सीरियम +4 जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ सीरियम +3, डायरेक्टिंग द सीरियम +4 दैट फॉर्म एट द एनोड इन आवर सैंपल। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, दो और बहुत अहम चीज़ें हैं कंट्रोल करंट कोलोमेट्री की। फर्स्ट वन इज़ द एन एक्यूरेट क्लॉक फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस टाइम। हमें इलेक्ट्रोलिसिस का टाइम रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्यूरेट क्लॉक की ज़रूरत होती है, और दूसरा हमें एक स्विच की ज़रूरत होती है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टॉप और स्टार्ट कर पाए। तो एनालॉग क्लॉक यूज़ की जा सकती है। ये तकरीबन ±0.01 सेकेंड तक के करंट को रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अलावा लेकिन हमें साथ में स्विच की भी ज़रूरत है, तो हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि साथ साथ करंट को टाइम को भी रिकॉर्ड करे और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टॉप और स्टार्ट कर पाए। ज़रूरत के पेश नज़र हम डिजिटल क्लॉक ऑफ अनसर्टेनिटी यूज़ करते हैं जो कि ±1 सेकेंड तक के टाइम को रिकॉर्ड कर सकता है। तो जितना ज़्यादा हम अपने टाइम के मामले में कॉन्शियस रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमें एग्जैक्ट रीडिंग्स मिलेंगी और अपना एग्जैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो हम करवा सकेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द कंट्रोल करंट कोलोमेट्री। इससे पहले हम कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लेंथी होता जा रहा है, सो अभी हम इसे यहाँ पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोलोमेट्री की इस वीडियो और जो मैं इससे पहले आपको इसकी बेसिक्स पढ़ा चुकी हूँ उसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।